आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। महादेव की नगरी काशी में एक मस्जिद है जिसे ज्ञानवापी कहते हैं। ज्ञान यानी बोध होना और वापी मतलब कुंड, ज्ञान का कुंड। दोनों शब्द ज्ञान और वापी संस्कृत के हैं और वहाँ मस्जिद है। इसलिए और कई दूसरे कारणों से भी ज्ञानवापी मस्जिद लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद का कारण रही है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ताज़ा फैसला दिया है उससे हिंदू पक्ष के दावे पर एक तरह से मुहर लगी है। इस फैसले को बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जाना चाहिए। मामला 1991 का है और हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिका डाली थी कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदू अवशेष मंदिर के अवशेष पर खड़ा है, इसलिए इसको हिंदू पक्ष को सौंपा जाना चाहिए। उस पर हिंदुओं का हक बनता है और यह मांग बाकायदा एक याचिका के जरिए अदालत से की गई। इस याचिका के खिलाफ दो तरह की अर्जियां मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली गई। एक तो ये कि 1991 का धर्मस्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो है, इस बात की अनुमति नहीं देता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नेचर कैरेक्टर को बदला जाए, इसलिए हिंदू पक्ष की याचिका ही गैर कानूनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एएसआई सर्वे कराने की मांग जो हिंदू पक्ष की तरफ से बाद में 2019-20 में की गई थी, उसके खिलाफ भी अर्जी डाली गई थी और कहा यह गया था कि इस सर्वे को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह जो इमारत है वो मस्जिद है, 1947 15 अगस्त से पहले भी मस्जिद थी, इसलिए उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता है। चूँकि चेंज नहीं हो सकता है इसलिए उसकी एएसआई के सर्वे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उसने मुस्लिम पक्ष के स्टैंड को गलत माना है और अर्जियां खारिज कर दी। अब आप जानना चाहेंगे कोर्ट ने कहा क्या। दरअसल कोर्ट ने तीन बातें कही हैं। पहली बात यह कि ज्ञानवापी परिसर या तो हिंदुओं का है या फिर मुसलमानों का। इसका साफ अर्थ यह है कि मुस्लिम पक्ष जो लगातार ये दावा करता रहा कि ज्ञानवापी उनका है, ये आखिरी सच नहीं है। हक हिंदुओं का भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आता, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धर्मस्थल की जैसी भी स्थिति थी नेचर कैरेक्टर के लिहाज से वैसी ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ज्ञानवापी की सच्चाई जानने के लिए इस कानून का उल्लंघन नहीं होता है। और तीसरी बात यह कि एएसआई से सर्वे कराने में कोई बुराई नहीं है। अलबत्ता अभी एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट में पेश की है वही काम करेगी। फिर भी कुछ और सर्वे की जरूरत महसूस होती है तो अदालत आदेश दे सकती है, यानी कि सर्वे नए सिरे से भी कराया जा सकता है। न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में से निस्तारित किया जाए। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशन डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। आपको मालूम है कि 5 महिलाओं ने 2 साल पहले 2021 में ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जो अर्जी दाखिल की थी, उसी के तहत वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। पहले वीडियोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी के बाद वजू खाने में शिवलिंग मिला और फिर उसके बाद वहाँ एएसआई से सर्वे कराने का आदेश हुआ था। वो पूरा क्रोनोलॉजी क्या है मैं इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन एएसआई से सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से आया और सर्वे रिपोर्ट अब कोर्ट के सामने है। इसके आधार पर 21 दिसंबर को अदालत सुनवाई करने जा रही है। अब 2 लाइन में हाई कोर्ट के फैसले को आप समझ लीजिए। ज्ञानवापी हिंदुओं को दी जा सकती है अगर एएसआई सर्वे में मंदिर के अवशेष पर मस्जिद के खड़ा होने की बात साबित हो जाती है और यही आधार होगा उस संरचना का नेचर और कैरेक्टर
तय करने का, जिसका जिक्र 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में है। यानी कि बुनियाद, सबूत, आधार, यह सब कुछ कहते हैं कि वह मंदिर रहा है, तो फिर वो मंदिर है और वो फिर पक्ष बदल जाएगा, वो हिंदू पक्ष को चला जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला इस लिहाज से आप ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ज्ञानवापी मामले में अब आगे किसी तरह का बैरियर नहीं लगाया जाना चाहिए, कोर्ट कहता है। यानी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। अब कोर्ट में तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं का है या मुसलमानों का। दोनों पक्ष अब अपने तर्क, जरूरी सबूत, गवाह कोर्ट के सामने पेश करेंगे। उनके दावों को कानून की कसौटी पर कसा जाएगा, परखा जाएगा। दूसरी बात जो हाई कोर्ट ने कही है वो 1991 के धर्मस्थल कानून से जुड़ी है। ये कानून इस तरह के विवाद में अब तक बड़ा आधार रहा है। मुस्लिम पक्ष इसी आधार पर ऐसे विवादों को रोकने की मांग करता रहा है, जो किसी पूजा स्थल को 1947 वाले स्टेटस में रखने पर जोर देता है। कानून हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी मामले में लागू नहीं होगा। ये मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसी आधार पर उस मामले में सुनवाई की किसी अर्जी को आप रोक रहे थे और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका जो बेसिक प्रेमाइस है कि उस आधार पर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप आड़े ला करके अर्जियों को सुनवाई से रोकते हैं, इनके हक को वहाँ जांचने परखने से रोकते हैं, तो यह मामला ठीक नहीं है, वह कानून ही यहाँ लागू नहीं होता है। कोर्ट ने ASI सर्वे को ग्रीन सिग्नल भी दिया है। उसने यह भी कहा कि अगर जरूरत होती है तो सर्वे करवाए जा सकते हैं। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई। अगली अहम बात यह है कि हाई कोर्ट ने इस मामले को तय समय के भीतर निपटाने पर जोर दिया है। टाइम बाउंड प्रोसेस के तहत इसको आप कंक्लूड कीजिए, फैसला दीजिए। धार्मिक आस्था से जुड़े मसलों का इतना लंबा खिंचना कई तरह की समस्याएं खड़ी करता है। कोर्ट कह रहा है हम देखते रहें। ऐसे मामले समाज में कड़वाहट पैदा करते हैं, बेसिर पैर की बहस को जन्म देते हैं। ऐसे मुद्दों पर सियासत भी गर्माती रहती है। कानूनी तौर पर ऐसे मसलों का जल्द निपटारा होगा तो इसके सियासी इस्तेमाल पर रोक लगेगी, लोगों की आस्था का सम्मान बना रहेगा। यह बात कोर्ट ने कही है। अब हिंदू पक्ष क्या कह रहा है उसे सुनिए। ज्ञानवापी मामले में 1991 के केस में जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और अब पूरी उम्मीद है कि साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे जल्द से जल्द उसकी सुनवाई होके उसका निस्तारण के जो आदेश दिए हैं और उसी के साथ मुस्लिम पक्षकारों की जो याचिकाएं हैं, जो अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं, जो डिले टैक्टिक्स अपनाने वाले हैं, उसको जैसे निरस्त किया। मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इससे सत्य की जीत होगी और सत्य के जीत के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि मुस्लिम पक्षकार इसमें सहयोग करे, न कि अवरोध उत्पन्न करे। अगर आपके पास साक्ष्य और प्रमाण है तो पेश करें, अन्यथा हिंदुओं की जो मंदिर है उस पर दावा अपना छोड़ दे। लेकिन डिले टैक्टिक्स अपनाना, उसके ऊपर भड़काऊ बयान देना, अगर सर्वे या केस चल रहा है उसमें अवरोध उत्पन्न करना, यह हमें लगता है कि बहुत ही असंवैधानिक है, बहुत ही किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद देते हुए मुस्लिम पक्षकारों से मेरा अपील होगी कि हमारे जिस प्रकार से भावना को आहत किया मुगलों ने, उसकी भावना को समझें आप और मंदिरों से अपना दावा छोड़ें, या तो आपके पास जो साक्ष्य और प्रमाण है उसको कोर्ट में रख करके आप तथ्य पे बात करें, न कि डिले टैक्टिक्स अपनाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 8 दिसंबर को ज्ञानवापी मामले में दाखिल सभी अर्जियों पर अपनी सुनवाई को पूरा कर लिया था और फैसले को रिजर्व कर लिया था। इसका जो असल है वो टाइटल सूट यानी कि ज्ञानवापी परिसर पर किसका स्वामित्व है, किसका अधिकार है, ये है। यानी कि वो हिंदुओं का है या मुसलमानों का। हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ जो 5 अर्जियां थीं वह मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने लगाई थी और इन सभी अर्जियों को कोर्ट ने आज
दरकिनार कर दिया। अब आपको ये लगता होगा कि मामला 1991 का और फैसला 2023 में हाई कोर्ट की तरफ से इस तरीके का, ऐसा क्यों? लिहाजा मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इस केस का देना चाहता हूं। दरअसल हुआ ये कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से वाराणसी की कोर्ट में 1991 में एक मुकदमा दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और ये मांग की गई कि इसे यानी कि मस्जिद के परिसर को हिंदुओं को लौटाया जाए। हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की मंजूरी मांगी थी। इसके बाद ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया और उसका हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया और कहा कि 15 अगस्त 1947 तक जिन भी धर्मस्थलों का जो भी स्टेटस रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कानून बन गया है। लिहाजा जो अर्जियां आ रही हैं कि ज्ञानवापी का परिसर लौटा दिया जाए हिंदुओं को, वो बेसिर पैर की हैं, उनका कोई कानूनी आधार नहीं है, रद्द किया जाना चाहिए, सुनवाई के लायक ही नहीं है। पिछले 32 वर्षों से इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। यह मामला झूलता रहा, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करके जो आदेश जारी किया है वह मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो हालात देश के पैदा किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आरएसएस और भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने पाकिस्तान भेजने के जगह जगह पर ऑफिस खोल रखे हैं और जो मुसलमान योगी और मोदी जी की के तरीक़ेकार पर उंगुस नुमाई अगर करता है तो वो साहब पाकिस्तान भेजने के लायक हो जाता है। आखिर कौन सा ये जो जहन है ये थोपा जा रहा है देश में। मैंने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में मुसलमानों की जो अपील थी, गुजारिशें थी, आर्जी थी, उसको खारिज कर दिया गया है। और मैं मुस्लिम समाज से कहूँगा, वो जो इंतज़ामिया कमेटी से कहूँगा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं, इंसाफ के आखिरी दरबार तक जाएं। देखें, हमने बाबरी मस्जिद का फैसला देखा है। बाबरी मस्जिद के लिए बहुत ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आज। उस दौर में तो रोज़ाना ये होता था, आज ये मूर्ति मिली है, आज ये कमल का फूल मिला है, आज ये त्रिशूल मिला है क्या। और जब फैसला आया, ये अलग बात है कि कोर्ट ने हमारे हक में फैसला नहीं किया। फैसला हमें मतलब मस्जिद हमें नहीं दी, लेकिन कोर्ट ने ये ईमानदारी से कहा कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। ज्ञानवापी मामले में फैसला आने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर हो रही है। इसे ज्ञानवापी पर अप्लाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट करते हुए कहा कि पूजा स्थल हिंदू का है या मुसलमान का। 1947 के वक्त इसका क्या मूल स्वरूप था, इस पैमाने पर ज्ञानवापी फिट नहीं बैठता है। यहाँ ये बहुत साफ नहीं है, इसलिए ये एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है। मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ा झटका है। खासकर राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष इसी एक्ट के भरोसे अपनी फाइट को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हालात काफ़ी बदल जाएंगे। कई दूसरे मामलों में भी इसे कोर्ट किया जा सकता है। मसलन मथुरा के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला नज़ीर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल यह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। थोड़ी देर के लिए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 1991 में एक कानून बनाया गया और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी या बनाए रखा जाएगा। वह चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या कोई भी दूसरा पूजा स्थल हो। वे सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक ज्यों का त्यों बने रहेंगे। उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता है।
1991 का कानून क्यों बनाया गया, यह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों है कि 15 अगस्त 1947 के बाद उसके पहले के धर्मस्थलों के मामलों को छेड़ा नहीं जाएगा? इसलिए कि यह समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का था। 1991 से लेकर के 96 तक प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल के दौरान राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। आपको याद होगा कि 90, 91, 92 में वहाँ के विवादित ढांचा का गिरना, ये एकदम देश में उफान था अयोध्या कांड को लेकर के। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली कांड, सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। हालात देश में ठीक नहीं थे। संसद में विधेयक पेश करते हुए उस समय के गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था कि सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर पैदा होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को लागू करना आवश्यक है। उस वक्त भी तब के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। इस एक्ट का जिक्र जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले में हुआ है, बीजेपी या हिंदू पक्ष इसी रेफरेंस की बात करते रहे हैं कि दरअसल ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद वहाँ खड़ी की गई, मंदिर के अवशेष पर मस्जिद की गई, इसलिए मूल जो रूप है उसका, जो बुनियादी नेचर कैरेक्टर है, वो मंदिर का ही रहा है और इसी के आधार पर वो कोर्ट में अपनी अर्जी लगाते रहे हैं, तर्क देते रहे हैं और यही बात कहीं न कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ध्वनित होती है। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन ASI को भी दिया गया है। ज्ञानवापी विवाद को आप दो हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला 1991 में जब हिंदू पक्ष ने पूरा परिसर देने की अर्जी को कोर्ट में डाला, जिसका मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर के विरोध किया 1991। आगे चलकर 1998 में हाई कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई पर रोक लगा दी। तो 91 से 98 का एक फेज़ है जिसमें आप इस मामले को देखते हैं। उसके बाद सीधे 2019 में यह मामला सामने आता है जब वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई। 2020 में मस्जिद कमेटी ने इस याचिका का विरोध किया। उसके बाद 18 अप्रैल 2021 में 5 महिलाएं ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाज़त के लिए कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने 26 अप्रैल 2022 को ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कराने, यानी कि वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया। 6 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम ने ज्ञानवापी के भीतर पूरे परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे में 16 मई को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने में शिवलिंग मिला है। इस पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस हिस्से को सील करवा दिया, वहाँ लोगों का आना जाना रोक दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जगह को संरक्षित रखने का आदेश दिया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। 21 जुलाई 2023 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने का आदेश दिया और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। 18 दिसंबर 2023 को एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे के आदेश को वाराणसी जिला कोर्ट में पेश किया, यानी कि वजू खाने में जब शिवलिंग कथित तौर पर मिला और उसको फिर प्रोटेक्ट किया गया, फिर कोर्ट ने कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कि आप इसका एएसआई सर्वे करवाइए। एएसआई ने सर्वे किया और 18 तारीख को उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पूरी की पूरी सीलबंद तरीके से पेश कर दी। 21 दिसंबर को इसी सीलबंद रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी है। इस दिन पक्षकारों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दिए जाने पर भी अहम सुनवाई होगी, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि यह जो रिपोर्ट है पब्लिक की जाए, उनको दी जाए। 19 दिसंबर 2023 मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद केस में दायर 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इन याचिकाओं में 1991 के ज्ञानवापी केस को की जो पोषणीयता थी उसको चुनौती दी गई थी। ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग अलग जो अर्जियां थीं अलग अलग मामलों में उनको खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष इस फैसले से बहुत उत्साहित है और उसके बयान जो हैं इसी तरीके से दिख रहे हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए और भगवान शंकर का यहाँ श्री जानकी वल्लभेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया। जो माननीय न्यायालय ने मुस्लिम समाज द्वारा दायर जो भी याचिकाएं थीं उन सभी को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद में 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून है ये उनको बता दिया कि काशी विश्वनाथ के मामले में, ज्ञानवापी के मामले में वो एक्ट लागू नहीं होता। अभी तक जो भी मुस्लिम समाज के लोग थे उस एक्ट की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में अपने को बचाने का प्रयास कर रहे थे। जब न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि वो एक्ट लागू नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहाँ अब हिंदू समाज की ये पहली विजय है और आगे भी हमारी विजय होगी। ज्ञानवापी विवाद क्यों न्यायालय का मामला है, न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय जो फैसला देता है उसको हम सब लोग। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस के मुतालिक 2 फरीकैन यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और हिंदू फरीक की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी, जिसमें हमें अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अर्जियों को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। मगर अब इन तमाम पहलुओं पर गौर व फिक्र करने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जहां तक मुमकिन है दलीलों के जरिए, सबूतों के आधार पर जितना भी हो सकता है हम मस्जिद की बाजियाबी के लिए, मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कानूनी रास्ते देश में होते हैं लड़ाई लड़ने के। मुस्लिम पक्ष भी उसी की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद अयोध्या के रास्ते पर चलता हुआ सा आपको दिखेगा। यह बात ज़रूर है कि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। अगर आप कभी काशी गए हों तो मंदिर के पास जाना हुआ आपका, तो आप देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों आपस में लगे हुए हैं, मगर उनके आने जाने के रास्ते अलग अलग दिशाओं में हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हिंदू पक्ष कहता रहा है कि मुगल शासकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो सालों से इसके लिए फाइट कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष यह मानता है कि जहाँ ज्ञानवापी है वहाँ मंदिर था ही नहीं, मस्जिद शुरू से ही रही है। ये मंदिर और मस्जिद किसने बनवाए इसे लेकर के भी एक राय नहीं है। इतिहास का थोड़ा सा हवाला मैं आपको देना चाहता हूँ, जो भी जिक्र है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। इतिहासकारों का मानना ये है कि 1969 में औरंगज़ेब के आदेश पर मंदिर के आधे हिस्से को, जो वहाँ विश्वनाथ मंदिर था काशी में, उसको तोड़कर मस्जिद बनवाई गई।
मस्जिद के निर्माण में मंदिर की नींव और मलबे का इस्तेमाल किया गया। मंदिर टूटने के करीब 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना, वहाँ उसका अवशेष पड़ा रहा, मस्जिद खड़ी रही। 1735 में जाकर के इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का जो जिक्र है वो 1883-84 के रेवेन्यू के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मिलता है। उसमें इसके लिए जामा मस्जिद ज्ञानवापी का नाम रखा गया है। साल 1809 में हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद को सौंपने की मांग रखी गई, आप यूं भी कह सकते हैं मांग उठाई गई। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर वॉटसन ने ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने के लिए लिखा था। मामला वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल के पास लंबित रहा। साल 1937 में कोर्ट के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया और 1984 में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाया गया। उसी के तहत 1991 में हिंदू पक्ष ने परिसर के सर्वेक्षण और पूजा पाठ की मांग के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर 1993 में रोक लग गई। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में इसी 1991 वाले मामले की ही बात आगे की गई है और उसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया है कि नहीं, सर्वे भी ठीक है, सुनवाई भी ठीक है और यह तय करना भी ज़रूरी है कि वो पूरा परिसर ज्ञानवापी का हिंदुओं का है या मुसलमानों का। यहाँ आकर के ज्ञानवापी का पूरा मामला खड़ा हुआ है। यहाँ से अब अदालती मुकदमा, कोर्ट ने कह रखा कि 6 महीने के भीतर इस मामले को निपटाया जाए, इसलिए अब सुनवाइयाँ तेजी से बढ़ेंगी और चुनावों की आहट जब आपको दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, उस समय ज्ञानवापी की अदालती कार्रवाइयाँ भी आपके साथ चलती हुई दिखेंगी। लिहाजा इस बार के चुनाव में ज्ञानवापी की गूंज भी सुनाई पड़ सकती है। अब बात चुनाव की हो रही है तो देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले में जो इंडिया अलायंस है उसकी बैठक हुई और यह बैठक कैसी रही यह जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करने के लिए दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक बुलाएगी, क्योंकि 3 बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में पहले हो चुकी हैं। नेताओं के बीच मोटे तौर पर इस बात को लेकर सहमति बनी कि 24 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। पिछली 3 बैठकों में जैसा सब कुछ रुका हुआ सा दिख रहा था, इस बार वैसा नहीं रहा और मोदी का मुकाबला करने के लिए जज्बा नजर आया। बैठक की जो अहम बातें हैं उनको पहले मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख दे रहा हूं, फिर उन पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यह जानकारी मैं आपको सूत्रों के हवाले से दे रहा हूं, लेकिन आप ऐसा ही मानिए कि हुआ ऐसा ही। केजरीवाल ने कहा कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का मौका है, इसलिए मैं ममता दीदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग के मामले पर तेजी से काम करना जरूरी है, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है, आगे समय कम बाकी है। ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए प्रस्तावित किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हमें चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। खड़गे ने यह भी माना कि अगर सांसद नहीं है तो पीएम की बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि बड़ी संख्या में जीत करके संसद पहुंचें। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं, लिहाजा सीटों का बंटवारा भी हो जाना चाहिए और होगा। इस मीटिंग में कुल मिलाकर के 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया
और फैसला ये हुआ कि 8 से 10 मीटिंग और की जाएंगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडी अलायंस के बीच सीट शेयरिंग राज्य स्तर पर होंगे। अगर कहीं ये फॉर्मूला काम नहीं करता है तो हम सभी इस मामले पर मिलकर फैसला लेंगे। चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ। राजनीति में जब आप गठबंधन करने के लिए चलते हैं तो दो बातें आपको दिखती हैं, एक एग्रीमेंट और एक इंटेंट। तो हम इस बात पर सहमत तो हो जाते हैं कि चलो हम साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन हमारी मंशा वैसे नहीं होती है तो बात बिगड़ जाती है। लिहाजा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के लिए मेरे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन मेरे साथ हैं। रजत, आज पहली बार ये लगा है कि लड़ने की और मिलकर लड़ने की मंशा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए है उसका मुकाबला किया जाए और कोशिश ये की जाए कि नरेंद्र मोदी को हटा करके अपनी एक साझा सरकार देश में लाई जाए। तो एग्रीमेंट में कितनी आपको ताकत दिखी और इंटेंट में कितनी ईमानदारी दिखी? देखिए राणा सर, जो विधानसभा का चुनाव था उस विधानसभा के चुनाव पर यह निश्चित था कि कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, इंटेंट और एग्रीमेंट कांग्रेस की तरफ से क्या होगा और जो क्षेत्रीय छत्रव है उनका क्या रोल होगा। मैं सुबह से ये बात कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस यहां से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में से नॉर्थ इंडिया में 2 स्टेट जीतती तो आज शायद कमांडिंग पोजीशन में होती, लेकिन ऐसा नहीं। कांग्रेस को थोड़ा झुकना पड़ेगा, जो ड्राइवर सीट है वो देना पड़ेगा, लोगों की बात माननी पड़ेगी। हालांकि ममता बनर्जी ने, जैसा आपने कहा और खड़गे साहब ने हालांकि ऑन रिकॉर्ड मुस्कुराए हुए उन्होंने कहा कि पहले एमपीज जीतिए तब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिसाइड होगा, लेकिन जो कंसेंसस कैंडिडेट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, ये कहने में कोई वो नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ममता और केजरीवाल ने समर्थन किया है, 6-7 दल के और नेता थे जिन्होंने कहा है। अब आप आइए इंटेंट कैसे क्लियर होगा। ये मीटिंग जो थी वो 3 बजे शुरू होनी थी। 2:30 बजे कांग्रेस पार्टी ने एक अलायंस पर कमेटी बनाई। उस कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मुकुल वासनिक को कन्वीनर बनाया। कहा ये वो 4 बड़े नेता हैं जो अलायंस को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आप अलायंस की चाहे जितनी मीटिंग कर लीजिए, मेन तो होता है सीट शेयरिंग का खेल। जब तक वो नहीं तब तक अलायंस का कोई मतलब नहीं। आप और 5 बार मीटिंग कर लीजिए, सीट शेयरिंग पर बात बनती नहीं इतनी आसानी से। लेकिन वो कमेटी पहले बना दी गई। इस बात पर बिल्कुल एक फर्म वो हो गया कि 30 दिसंबर से पहले एक मोटी रूपरेखा आपको तैयार करनी है। अब ये तैयार कैसे होगी? मान लीजिए साहब उत्तर प्रदेश में बात होनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो पार्टी होल्डर्स हैं, अखिलेश यादव हैं, जयंत हैं, और कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि मायावती जी से बात करिए और उनको अलायंस में लेकर आइए। तो अशोक गहलोत, भूपेश बघेल में से जो बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद, वो जाएंगे, बातचीत करेंगे। अगर अखिलेश से सहमति बन जाती है कि साहब इतनी सीट है, जयंत कितनी सीट है, या मायावती जी आ रही है इतनी सीट है, तो ये अलायंस आगे बढ़ेगा। मान लीजिए अखिलेश कहते हैं नहीं साहब मैं तो 50 सीट पे लड़ूंगा, जयंत कहते हैं मुझे 10 सीट चाहिए, छोटे दल कहते हैं मुझे 2-3 सीट चाहिए। उसके बाद जो इंडिया अलायंस के लीडर हैं वो तय करेंगे। यानी ये बिल्कुल साफ हो गया कि अलायंस स्टेट बाय स्टेट चलेगा। जो स्टेट की लीडरशिप है वो आपस में बात करेगी, अलायंस तय करेगी। जो पीएम कैंडिडेट को लेकर बार-बार पेच हो रहा था कि साहब बीजेपी भी हमलावर थी कि बताइए पीएम कैंडिडेट कौन है, उसके लिए दो बातें आपकी हैं। कंसेंसस बना आप के ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, वहाँ वो बहुत ताकतवर हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ गठबंधन या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। जो सबसे बड़ा मामला है
प्रधानमंत्री के चेहरे का, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे कर दिया जाता है तो जो सबसे बड़ा संशय या सवाल रहता है कि हाँ जितने भी लोग हैं यह सब अपने अपने सीने में एक बड़ा अरमान लेकर के बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री हम ही बन जाएंगे। तो यह जैसे ही उलझन हटेगी, लोगों के बीच से संशय सवाल हटेगा, एक मजबूत तस्वीर इस गठबंधन की निकल सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सबकी सहमति है, दलित नेता हैं, बहुत मजबूत आधार या बुनियाद हो सकती है लड़ने की, इस पर सहमति बन सकती है। कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, केंद्र सरकार में यूपीए के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मिनिस्टर थे। उसके बाद 14 से 19 तक का जो कार्यकाल था वो एलओपी थे लोकसभा में। उसके बाद वो चुनाव हारते हैं, राज्यसभा जाते हैं, एलओपी बनते हैं, फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। दरअसल राणा सर, जो एक कार्यकाल था और जो जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज और काम करने का तरीका है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उससे जो विपक्षी नेता है वो बहुत संतुष्ट है, उनको कोई दरकिनार नहीं। पहला। दूसरा, जो राजनीतिक कैरियर है लगभग 50 साल का, उस 50 साल के कैरियर के सामने आप अगर देखेंगे तो कोई इतना सीनियर मिलेगा नहीं, सिर्फ शरद पवार साहब, वो भी हेल्थ इश्यू से। तो उस लिहाज से लोगों को सूट करता है, क्योंकि एज एलओपी वो इन्हीं दलों के साथ सुबह शाम बैठते हैं, सुबह शाम इनकी आवाज उठाते हैं और साथ में सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स करते हैं। तो जितने भी एलाई पार्टनर हैं, मतलब ओवरऑल देख लिए, हो सकता है एक आध नाम ऐसे आए बाद में जो कहें कि नहीं साहब मंजूर नहीं है, ओवरऑल कंसेंसस की बात करेंगे तो खड़गे साहब के नाम पर किसी को एतराज नहीं। लेकिन खड़गे साहब भी इस बात को जानते हैं कि आगे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस भी है, राहुल गांधी भी है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी है, थोड़ा सा वो डाउन प्ले करेंगे और कहेंगे साहब पहले एमपीज को आने दीजिए, तब तय कर लेंगे। और कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि हम बहुत इच्छुक नहीं है कि आप हमारा ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। जो एक चीज मिसिंग है राणा सर, जो मुझे लगती है, वो ये है कि अब तक कन्वीनर नहीं तय हो पाया। अब देखिए 3 के बाद चौथी बैठक हो गई कि कन्वीनर कौन हो, कौन आगे बढ़े, कौन बातचीत करे, उस पर अभी तक पेश था। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार जो रीजनल छत्रप से वो सब चाहते थे कि कन्वीनर की पोस्ट उनको मिले। रजत, मैं आपको आ रहा हूं, जो गठबंधन के सामने बड़े मसले हैं, रजत अभी कह रहे थे कन्वीनर तय नहीं हुआ है। कन्वीनर का तय होना एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है, लेकिन चुनाव में साथ उतरने से पहले ये ज़रूरी है कि जितने दूसरे मुद्दे हैं उनको भी तय कर लिया जाए। कन्वीनर के अलावा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ बनेंगी तो कैसे काम करेंगी, आपस के जो टकराव के मुद्दे हैं उनको दूर करने की कोशिश कैसे की जाएगी, चुनाव प्रबंधन जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट होता है उसको कैसे किया जाएगा, आपके नारे, मुद्दे, नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए होंगे वो किस तरीके से होंगे, क्या होंगे, कुल मिलाकर के मोदी की काट आप कैसे तैयार करेंगे। रजत, आपसे सवाल करने से पहले अखिलेश यादव ने जो कहा है मैं सुनवा देना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। रजत, एक बड़ा जो पेच है इस गठबंधन में वो ये है कि यही तमाम दल हाल के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने थे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस अखिलेश यादव के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ, ये सारे बयान बीजेपी लोकसभा चुनाव में लेकर के आएगी। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि यह सब अगर एकजुट हैं, लामबंद हो रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, भ्रष्टाचार के संगीन मामले हैं और ये सब जेल जाने के लिए हैं, डर से ये साथ आए हैं। जनता के बीच में यह नैरेटिव मोदी का कमज़ोर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा, उसकी काट कैसे होगी इनके पास? देखिए, ये जो असेंबली इलेक्शन थी ये आई ओपनर दोनों के लिए था, कांग्रेस के लिए भी और अलायंस के लिए भी। अब देखिए, कांग्रेस जीतती तो मैंने कहा कि आगे बैठती, अलायंस को भी ये लग गया कि नहीं साहब अगर अलायंस आपस में नहीं होगा, विपक्षी दल एक नहीं होंगे
तो ये बिल्कुल क्लीन और क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी के लिए 24 को है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। जो असेंबली का ट्रेंड है अगर आप उसको देखिए तो बिल्कुल साफ है, आउट ऑफ बॉक्स जाकर बीजेपी ने चुनाव जीता है। तो उससे दोनों की मजबूरी है, अगर अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, सब जानते हैं इस बात को कि या तो साथ आ जाइए वरना 24 का चुनाव भूल जाइए। इसीलिए देखिए आज कोई मनमुटाव की बात नहीं थी कि कोई मनमुटाव हो कि अखिलेश कहेंगे नहीं साहब मुझे कमलनाथ ने ये कहा था, या कांग्रेस पार्टी कहे कि नहीं साहब आप लोगों ने अपनी सीटें लड़ा दी, आपके चक्कर में मैं 10 सीटें हार गया राजस्थान के अंदर। ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब लोगों को ये नजर आ गया है कि अगर आप साथ हैं तो चुनाव में हैं, जीतेंगे हारेंगे बात की बात, चुनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप साथ में नहीं खड़े हैं, अलायंस नहीं होता है, एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं, तो मान लीजिए कि आप चुनाव में नहीं है। तो ये एक मजबूरी है रीजनल पार्टीज और कांग्रेस के लिए कि इस अलायंस को फॉर्बिडल करें और 24 की तैयारी करें। इस मजबूरी ने भी आपस में मिलकर के मजबूती पैदा करने की गुंजाइश दी है या फिर इस मजबूरी ने एक मजबूरी पैदा की, आप दोनों बातें कह सकते हैं। रजत, आपने इस बैठक के बारे में और इंडी गठबंधन को लेकर के जितने भी सवाल हैं उनका एक जवाब हमारे दर्शकों को दिया है। मुझे लगता है कि तस्वीर साफ हुई है इंडिया न्यूज़ के ज़रिए आप सबों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया रजत। अब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी कि उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ की बात। धनखड़ साहब बार बार देश के सामने तकलीफ में नजर आते हैं। इस बार उन्होंने जो अपना दर्द सुनाया है, कारण बताने से पहले किस कारण से वो इतनी तकलीफ में थे, इतने आहत थे, पहले आप उनका बयान सुनिए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ स्पीकर is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. कितना शर्मनाक है, कितना हास्यास्पद है, यही बात ओपी धनखड़ कह रहे थे। अब इस दर्द की वजह समझिए। दरअसल संसद के दोनों सदनों में हंगामा और विरोध करने के चलते कुल 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा दोनों के हैं। देश के इतिहास में अब तक का ये रिकॉर्ड है कि इतने सांसद सदन से सस्पेंड किए गए हैं। जो सांसद सस्पेंड हुए वे संसद की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध कर रहे थे। लोकतंत्र में विरोध होता है, मगर इस जमात में अचानक टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करनी शुरू कर दी। सांसदों को इसमें मज़ा आ रहा था और आप अगर वीडियो देखेंगे तो राहुल गांधी कल्याण बनर्जी की उस मिमिक्री का वीडियो शूट कर रहे थे। मज़े लिए जा रहे थे, ठहाके लगाए जा रहे थे और वीडियो शूट चल रहा था। आप कल्याण बनर्जी को उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते देखिए और सोचिए कि भारत का गरिमामय संसदीय लोकतंत्र कहां और किस पड़ाव पर आकर खड़ा है। My spine is so straight.
आप देखे होंगे। इसके बारे में क्या राय होनी चाहिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, मगर इसी वीडियो पर उपराष्ट्रपति अपनी तकलीफ जता रहे थे। यह जगदीप धनखड़ का उपहास नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का है, संसदीय गरिमा का है, संवैधानिक पदों का है। जगदीप धनखड़ की जगह उपराष्ट्रपति कोई भी हो सकता था। सवाल यह है कि संसद की सीढ़ियों पर सार्वजनिक रूप से आप उस पद का मजाक उड़ा रहे हैं जो भारतीय संसदीय परंपरा और संविधान के दायरे में गरिमामय है। और आपने जो कुछ भी किया है वही आपकी समझ है और उस समझ की गवाही है। यह कोई पहला मौका नहीं था जब उपराष्ट्रपति के पद के साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ। अभी हाल ही में 6 दिसंबर को, जिस रोज बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, एक आयोजन हुआ। उसमें उपराष्ट्रपति धनखड़ और प्रधानमंत्री दोनों शरीक हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति अपनी गाड़ी से उतरते हैं और प्रधानमंत्री सामने से दिखते हैं, हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करते हैं। बदले में उपराष्ट्रपति भी नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। यह जो वीडियो था, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, ट्रोल कर दिया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया और ट्वीट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि भारत के उपराष्ट्रपति, यानी विपक्ष लगातार उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ा रहा है, नकल उतार रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर रहा है। किसी ने सही कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। एक तरफ सस्पेंशन के चलते हंगामा, विरोध और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का उपहास। इन दोनों बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, आलोचना का जवाब मर्यादा से दें। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या और कम हो जाएगी। 2024 के बाद खाली सीटें भी भर जाएंगी, यानी कि एनडीए के लोगों की तादाद बढ़ जाएगी और कांग्रेस विपक्ष के सांसदों की संख्या कम हो जाएगी। जनादेश ऐसा आ सकता है, इस बात से आगाह कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को। संसद का हंगामा, उपराष्ट्रपति का उपहास, संसदीय परंपरा और संवैधानिक पदों को लेकर के सवाल और हिंदुस्तान अपने गरिमामय लोकतंत्र और संसदीय परंपरा को लेकर जिस मोड़ पर खड़ा है, उसके सामने कई संगीन सवाल। और सच में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।